स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग प्लेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किए थे। तो प्लेन के हम लोग तीन इक्वेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। एक नॉर्मल फॉर्म, जिसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दिया गया हो, प्लेन से नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, और ओरिजिन से उस प्लेन का डिस्टेंस दिया गया हो। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला क्या पढ़े थे, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। फिर दूसरा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर वेक्टर इज गिवन, यानी कि नॉर्मल वेक्टर दिया गया हो और प्लेन किसी पॉइंट से पास होता हो। तीसरा इक्वेशन पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ पॉइंट प्लेन पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तीन इक्वेशंस पढ़ने के बाद आगे हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, मतलब दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तब। कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन पे होना। कोप्लानरिटी ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन एक ही प्लेन पे होने का कंडीशन। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, पॉइंट एंड अ प्लेन, लाइन एंड अ प्लेन, फिर एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स के साथ साथ दूसरा हम लोगों को पढ़ना है एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बात को रिकॉल करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो तीनों पॉइंट्स क्या क्या होंगे, एक x1 y1 z1 और दूसरा x2 y2 z2 और तीसरा होगा x3 y3 z3। ठीक, तो इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि अगर ये तीनों पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3 एक ही प्लेन पे लाई करते हो, लेकिन ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए, तीनों पॉइंट, सॉरी। तो एक चौथा पॉइंट हम लोग लिया करते थे, पॉइंट पी एक्स वाई जेड। ठीक, तो आइडिया इसका ये था कि सबसे पहले हम लोग ओरिजिन से इस वेक्टर को जोड़ दें तो ओ ए वेक्टर बन जाता था, तो ए वेक्टर कहते थे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम लोग पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के रूप में ही लिया जाएगा। फिर ओ बी का पोजीशन वेक्टर हम लोग बी कहेंगे और ओ सी का पोजीशन वेक्टर को हम लोग सी कहेंगे और ओ पी का पोजीशन वेक्टर को हम लोग पी कहेंगे, सॉरी आर वेक्टर कहेंगे। तो इन दिस केस ओ ए वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओ बी को बी से और ओ सी को सी से और ओ पी को आर से। इसको लिखा जाएगा x1 i, y1 j और z1 k। इसको लिखा जाएगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k और ये वाला वैल्यू होगा x3 i, y3 j और z3 k और इसको लिखा जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था हमारा, वो ये था कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जिसमें हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते थे। उसमें हमारा ये एक वेक्टर हो गया, एक बी माइनस ए हो गया, सी माइनस ए। ये तीनों वेक्टर जो होते हैं वो एक ही प्लेन पे दिखाई देते हैं, तो कोप्लानर होने के कारण इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसी चीज़ को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया था, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन और x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन,
Z3 माइनस Z1। अब ये बातें रिकॉल करने का क्या मतलब है कि अगर आपसे पूछेगा कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, तो कहने का मतलब 4 पॉइंट्स एक प्लेन, 3 पॉइंट्स एक प्लेन पे तो होता है, ठीक है। एक लाइन पे अगर तीनों पॉइंट्स ना हो तो दैट 3 पॉइंट्स यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलके एक प्लेन जरूर फॉर्म करेंगे। लेकिन जो चौथा पॉइंट्स दिया गया है क्या वो भी उसी प्लेन पे लाई करेगा, ये क्वेश्चन अगर पूछे तो हम लोग इसका आइडिया सिमिलर टू दिस फॉर इक्वेशन ही आता है। क्या होगा, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया रहेगा आपको x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 z2, और तीसरा पॉइंट होगा x3 y3 z3, और चौथा पॉइंट जो होगा वो d x4 y4 z4 होगा। अगर आप डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से आपको डायग्राम दिख जाएगा, ये a, ये b, ये c, ये d, ये चारों एक ही प्लेन पे है। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले ये 3 पॉइंट ए बी सी से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन तो यही इक्वेशन फॉर्म करेगा, वेक्टर इक्वेशन ये बनेगा, ये कार्टेशियन फॉर्म बनेगा। तो ये चौथा पॉइंट जो होगा वो डी अगर उसी प्लेन पे है, ठीक है, अगर ये डी पॉइंट उसी प्लेन पे है तो ये डी किसके जगह पे रखा जाएगा, आर वेक्टर के जगह पे रखा जाएगा, क्योंकि आर जो होता है वो एनी पॉइंट्स ऑन द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी पॉइंट जो प्लेन पे बैठता है। तो उस जगह पे डी भी रखा जा सकता है क्योंकि डी भी उसी प्लेन पे बैठ रहा है। तो सिंपल सा आइडिया कहिएगा तो हम लोग इस डी को यानी कि ओ डी वेक्टर को हम लोग डी वेक्टर ले सकते हैं, जिसको लिखा जाएगा x4i y4j और z4k। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए तो वी कैन राइट सिर्फ आर हटा के डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। ये हमारा कंडीशन हो गया वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये x माइनस x1 है तो हम लोग लिखेंगे x4 माइनस x1, y4 माइनस y1, z4 माइनस z1, और फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और उसके बाद x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो कह देंगे कि ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन पे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स होता है। बस करने की क्या जरूरत है, एक्स वाई जेड के जगह पे चौथा पॉइंट रख देंगे। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म को रिकॉल करें। जैसे कि हम लोग ऐसा कुछ करते थे स्ट्रेट लाइन के केस में कि एक लाइन होता है, वो एक्स एक्सिस को जो काटा है, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको ए कहते हैं, और ये ओरिजिन से जो वाई एक्सिस को काटा है उसको बी। इसको एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, इसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पे ये लाइन ने एक्स एक्सिस को काटा है वो पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस। तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट, ये जो वाई इंटरसेप्ट होता है, अगर ये दिया गया हो ना तो इसका इक्वेशन लिखा जाता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लाइन के केस में होता है। तो ऐसा ही कुछ प्लेन के केस में ही होता है। जैसे कि अगर तीनों एक्सिस है और प्लेन ने इनको इंटरसेक्ट किया हो यानी कि काटा हो, और ये तीनों इंटरसेप्ट दिया गया हो, ये ए, ये इंटरसेप्ट बी और ये जेड इंटरसेप्ट को सी कह लीजिए, यानी कि यहाँ पे ए बी सी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये तीनों इंटरसेप्ट दिया गया हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा एक्स बाई ए, वाई बाई बी और जेड बाई सी होता है इक्वल टू 1। इसका एक ही फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म।
और एक बात इसमें जानने वाली ये होगी, एक बात इसमें जानने वाली होगी कि ये पॉइंट जो होगा वो A00 होगा, ये पॉइंट जो होगा हमारा 0B0 होगा, और ये जो पॉइंट्स होगा वो हमारा क्या होगा 00C लिख सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो होगा वो हमारा कहाँ पे बैठेगा, एक ही प्लेन पे बैठेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स उसी प्लेन पे है, तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर उस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमें यही मिलेगा, यानी कि हम लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, x - x1 y - y1 z - z1। यहाँ पे आपको ख्याल रखने की बात ये होती है कि a जो होगा वो हमारा x इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा, और b जो होगा हमारा y इंटरसेप्ट होगा, और c जो होगा हमारा z इंटरसेप्ट होगा, ना कि ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल नहीं बताएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल यहाँ पे नहीं बताएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through intersection of 2 planes। तो हम लोग तो यहाँ पे एक प्लेन की बातें करेंगे, जो प्लेन एक प्लेन P1 होगा और दूसरा प्लेन जो होगा ये हमारा P2। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, और ये जो इंटरसेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि अगर सोचा जाए तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट मिलता है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट मिलेगा। और अगर दो प्लेन्स एक दूसरे को कट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि अगर एक वॉल होता है, आप अपने रूम का कोई भी एक वॉल ले लीजिए और फिर आप ऊपर का सीलिंग ले लीजिए, तो वॉल और सीलिंग का इंटरसेक्शन जो होगा कॉर्नर, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कॉर्नर पॉइंट नहीं, जो इंटरसेक्टिंग पार्ट जो दिखेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया। एक प्लेन ये सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, ये दोनों यहाँ पे कट किए। तो ये जो कटिंग लाइन है, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स कहेंगे, या फिर इंटरसेक्शन लाइन भी कहेंगे। तो अब इसी लाइन से तीसरा कोई प्लेन पास होके जाता है, ये डैश प्लेन मान लेते हैं हम लोग, तीसरा प्लेन है P3। तो इस प्लेन का जो इक्वेशन होगा P3 का, वो इक्वेशन होगा P1 प्लस लेमडा P2। बड़ा इजी फॉर्मूला है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स विल बी P1 प्लस लेमडा P2। अब हमें ये P1 का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ऐसे देगा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, और P2 का इक्वेशन भी देगा तो क्या देगा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। तो इसको हम लोग n1 और d1 कर देंगे। n1 नॉर्मल होगा, d1 कोई वैल्यू होगा, यहाँ पे n2 और d2 करेंगे। ठीक है, तो बड़ा आसानी से हम लोग यूज करना है। जैसे कि P1 के जगह पे हम लोग ये पूरा वैल्यू लिख देंगे। कितना है P1 के जगह पे, r वेक्टर डॉट n1 माइनस d1, मतलब d1 को इधर लेके आएंगे, ये हमारा P1 का वैल्यू हो गया, और प्लस लेमडा r वेक्टर डॉट n2 माइनस d2 ब्रैकेट 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया P3 का। तो ये फॉर्मूला याद करने में बड़ा आसान होता है। इसका मतलब P1 का इक्वेशन लिखना है, फिर P2 का इक्वेशन लेमडा टाइम्स करके प्लस 0 कर देना है, बस हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सारा टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, ये हमारा P1 हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे, r वेक्टर माइनस डॉट n2 वेक्टर माइनस d2, ये हमारा P2 हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को कार्टेशियन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो
P1 का कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा। तो देखिए P1 जो प्लेन वन है इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू D1 होगा। तो इसको A1 B1 C1 कर देंगे। यहाँ पे A1 B1 C1 जो होगा वो N1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और प्लेन 2 को लिखना है तो A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस ये सॉरी इज इक्वल टू D2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखना है तो P3 इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले P1 इक्वेशन को लिखेंगे। P1 क्या लिखेंगे हम लोग, A1x प्लस B1y प्लस C1z और D1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस D1 और लेमडा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2z माइनस D2 इज इक्वल टू 0। यह हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब रह गया बात लेमडा का वैल्यू। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर दिया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस। क्या होता है कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब, अगर दो लाइन एक ही प्लेन पे हो तो उसको हम लोग कोप्लानर कहेंगे। अगर दो लाइन एक ही प्लेन पे आ जाए तो कोप्लानर। और अगर दो लाइन एक ही प्लेन पे आने का जो कंडीशन होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लानरिटी मतलब दो लाइन एक ही प्लेन पे आने का कंडीशन। तो बात यह है कि हम लोग तो तीन टाइप्स के लाइन पढ़े हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस और तीसरा स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो आपको जानने वाली बात यह है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होता है और जो पैरेलल लाइंस होते हैं ये दोनों कोप्लानर होते हैं, दे आर कोप्लानर, मतलब एक प्लेन में। ठीक है, लेकिन जो स्क्यू लाइंस होता है वो कोप्लानर नहीं होता है। बस ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो बात यह रह गया कि अब दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो जरूर एक प्लेन बनेगा जो दोनों से पास होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक प्लेन से पास होगा, लेकिन स्क्यू लाइंस कभी भी एक प्लेन पे नहीं आते हैं। लेकिन कोप्लानरिटी का कंडीशन कैसे दिखाएं, ये तो आइडिया दूसरा हो गया। तो इसका दिखाने का तरीका ये होगा कि आप एक लाइन का इक्वेशन और दूसरा लाइन का इक्वेशन ले लीजिए। फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। लाइन 1 एंड लाइन 2 हो गया मेरा। ठीक है, ये दोनों अगर एक ही प्लेन पे हैं, ये फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से पैरेलल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक ही प्लेन में अगर है तो ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं कट कर जरूर करेगा, क्योंकि प्लेन पे या तो लाइन दो पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारा बात ये रह गया कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, L1 R वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। याद है आपको, ए पॉइंट होता है और बी क्या होता है, इस लाइन का डायरेक्शन। और ये लाइन L2 हो गया, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। अब रह गया कि ये पॉइंट्स A1 लिखेंगे, इस वेक्टर को B1 और इसको A2 लिखेंगे, इसको B2। ठीक है, तो ये A1 जो वेक्टर है वो कहीं ना कहीं पॉइंट्स तो इसी लाइन पे बैठेगा, और जो A2 वेक्टर है वो इस लाइन पे बैठने वाला कोई ना कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं। दिस इज A पॉइंट और ये B पॉइंट। इसका पोजीशन वेक्टर चलिए ओरिजिन से दिखाते हैं, तो ये A1 वेक्टर हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे तो ये A2 वेक्टर हो गया। और जो B1 होगा वो इसी लाइन पे होगा, B1 वेक्टर, और B2 वेक्टर जो होगा वो L2 लाइन के ऊपर बैठा दिखाई देगा। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि अगर ये दोनों लाइन इसी प्लेन पे हैं तो ये A पॉइंट और B पॉइंट भी उसी प्लेन पे होगा, और B1 वेक्टर और B2 वेक्टर भी उसी प्लेन पे होगा, ये हम लोग कह सकते हैं।
अब आप क्या कीजिए, ए और बी को जोड़ दीजिए। तो ए बी को अगर जोड़ेंगे तो ए बी वेक्टर जो होगा वो भी उसी प्लेन पे आएगा। तो वी कैन से ए बी वेक्टर, बी वन वेक्टर एंड बी टू वेक्टर आर कोप्लानर वेक्टर्स। क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन पे दिखाई देंगे। तो अब ए बी वेक्टर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, दैट इज ए टू माइनस ए वन वेक्टर लिख सकते हैं। तो जब कोप्लानर है तीनों वेक्टर, तो इसका मतलब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा कंडीशन बन जाता है कि जो दो लाइन है वो हमारा एक ही प्लेन पे आएगा कह के। अगर दो लाइन एक ही प्लेन पे आएगा तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब इस चीज को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे लाइन को भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यह हमारा लाइन 1, ये लाइन 2 हो गया। और लाइन 1 का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी। तो ये a1 b1 c1 होगा। लाइन 2 का लिखा जाएगा तो x माइनस एक्स टू बाय ए, वाई माइनस वाई टू बाय बी और जेड माइनस जेड टू बाय सी, जेड माइनस जेड टू बाय सी। तो ये a2 b2 c2 कर देंगे। तो ये लाइन पे जो पॉइंट होगा वो a x1 y1 z1 कहीं ना कहीं बैठेगा, और इस पे जो पॉइंट होगा b वो कहीं ना कहीं बैठेगा x2 y2 z2। ठीक। और L1 का डायरेक्शन रेशियो होगा a1 b1 c1, और L2 का डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करेगा a2 b2 c2। तो वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में सोचा जाए तो कैसे सोचाएगा, a2 माइनस a1 का मतलब हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक। और इसको होगा y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एंड दिस इज a1 b1 c1 b1 वेक्टर, और ये a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे बैठे। तो आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, और भी काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में इतना है।